Hello everyone, welcome to Pragyan. Today we have Ayush Sharma with us. Recently जो आपके JKPSC ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज, उसमें आयुष का बहुत अच्छा रैंक है। आयुष ने इसमें 131 रैंक हासिल किया है। आयुष एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इनका विलेज है धरालता, जो कि बिलावर में पड़ता है। बिलावर एक बहुत अच्छी जगह है। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा कि जो बसोली की जो पेंटिंग पाई जाती है, तो ये भी उसी एरिया में है। दूसरा, इनके फादर साहब श्री बिमल राय, जो कि एज एन असिस्टेंट लाइनमैन काम कर रहे हैं इन जल शक्ति डिपार्टमेंट, और इनकी मदर श्रीमती सरोज बाला जी, जो आज बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं अपने बेटे की इस तरक्की पर। आयुष की मैं आपको बताना चाहूँ कि इनकी हॉबीज़ है बच्चों को पढ़ाना। ये अपने फ्री वक्त में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, और इनकी स्पेशल रुचि है क्रिकेट में। ये क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट देखना भी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो आयुष, आपका हम अपने आज प्रज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू विशाल सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बैठने की आपके सामने। तो मैं काफ़ी हॉनरेबल महसूस कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, आज आपके सामने बैठा हूँ मैं। पिछली बार मैं आपको यूट्यूब पे देख रहा था जब आपका रिजल्ट आया था, तो ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए यहाँ पे। तो आयुष, मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ कि आयुष ने जब हमारे पास इंटरव्यू का मॉक टेस्ट भी दिया था, तो उस दिन के बाद मैं आयुष से आज ही मिल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आयुष आज की डेट में इनका रैंक के हिसाब से इनको JKAS मिल रही है। तो ये JKS अफसर है, आने वाले तहसीलदार या BDO उस लेवल के पोस्ट में। लेकिन मुझे इनकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल भी कुछ ऐसा, मतलब ऐसा होता है ना, कई लोग अफसर बनने के बाद थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, लेकिन ये जैसे ग्राउंड टू अर्थ तब थे वैसे ही ग्राउंड टू अर्थ आज यहाँ पे हैं। तो आयुष, मैं आप हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। यस तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको इतना अच्छा रैंक लेके इतने बड़ा एग्जाम निकाल के, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में, सर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और किन लोगों का आप समझते हो कि योगदान है आपको यहाँ पहुँचाने में, उनके बारे में आप आज हमें सबको बताएं। सर, जब आप खासकर यूपीएससी या जेकेएस जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और वास्ट सिलेबस होता है इन एग्ज़ाम्स का। तो आप काफ़ी टाइम हार्ड वर्क, काफ़ी टाइम देते हो, 2-3 साल प्रिपरेशन में। और जब आपका वो रिजल्ट आता है, जब आप उस पीडीएफ में अपना नाम देखते हो, तो वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, वो काफ़ी आप रिलीव्ड महसूस करते हो उसके बाद। सर, योगदान की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का काफ़ी योगदान रहा है। उसके बाद जैसे मेरे मामू थे, मामी थे, मासी, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। मेरे मामू काफ़ी मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि हो जाएगा तेरा। और शायद मेरे रिजल्ट के बाद वो काफ़ी खुश थे। सबसे पहले मैं उनसे मिला था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब मैंने उनको खुश देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, तो लगा कि कुछ हो गया ज़िंदगी में, अब थोड़ा अच्छा हो गया। तो ये मेरी वजह से खुश हो रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा महसूस करवाता है आपको वो चीज़। ग्रेट। तो आयुष, क्या आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? सर सर मैं जैसे आपने बताया, मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं बिलावर से हूँ। तो मैं साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो तब वहाँ पे एक स्टूडेंट आईएएस कोचिंग क्लब करके एक क्लब हुआ था। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम लिया था। तो उनका ये था कि हम 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, जिनको हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे यूपीएससी या जेकेएस एग्जाम्स के रिलेटेड। तो तब मैंने वहाँ पे एनरोल किया था। और वहाँ से जो मेरा था, ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का सफ़र जो है, वो इनिशियल गाइडेंस वहीं से मिली थी। और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया, और अकॉर्डिंगली मेरी प्रिपरेशन होती गई। उसके बाद कोरोना आ गया, तो मैं जैसे हमारी क्लासेस वगैरह सारी ऑफ हो गई, तो मुझे वहाँ पे वो टाइम मिल गया। जैसे मुझे मुझे 3 सेमेस्टर लगभग ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो वहाँ पे टाइम मिल गया। तो मेरी वहाँ से अच्छी प्रिपरेशन हुई, और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म होती है, तो मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँच गया था उसके बाद। तो उसके बाद मैंने जनरली अपने घर से बैठ के सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और लकीली मेरा हो गया इसी बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो बच्चे हैं काफ़ी डिप्रेशन के एक फेस में थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे, प्लस लॉकडाउन्स वगैरह थे, यस और सर। हमारे यहाँ तो जम्मू कश्मीर में उससे पहले भी इंटरनेट वगैरह भी बंद था। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन्स ली थी, और पढ़ाई वगैरह सब ऑनलाइन हो गया था। यस सर। तो हम जानते हैं कि ऑनलाइन में क्लासेस वगैरह तो चल नहीं रही। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जिन्होंने मतलब अपने रास्ते से जो भटक गए थे, कई ऐसे थे
कि जो गलत संगत में पड़ गए। हम जानते हैं कि आज की डेट में काफ़ी सारा हमारा जो यूथ है वो अपने रास्ते से भटक चुका है। अब हम चाहें उसको हम ड्रग एडिक्शन भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में। और ऑनलाइन में काफ़ी ऐसा भी हुआ कि बच्चों ने जिस तरीके से रिग्रेस मेहनत वो पहले कर रहे थे उस तरीके से उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो गया था माइंडसेट। मैं देख रहा था काफ़ी सारे बच्चों का, वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देना है हमने बस, हाँ और सिंपली हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि फ्री की ग्रेजुएशन हो रही है एक तरीके से, बिना पढ़े बिना मेहनत के। लेकिन आयुष जैसे बच्चे जिन्होंने वहाँ से भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाला, इनको जब एक्स्ट्रा टाइम मिला, जैसे इनकी क्लासेस अगर नहीं चल रही थी और अगर उस टाइम पीरियड में कोविड में इनको मौका मिला तो इन्होंने उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया। इन्होंने थर्ड सेमेस्टर से ही जो है वो अपना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके कॉलेज में कोई एक वर्कशॉप हुई थी जिसके अंतर्गत आई बिलीव कि इन्होंने मुझे जैसे बताया था कि शुभम सर थे इनके, शुभम सर इनको मोटिवेट करते थे। तो शुभम सर ने बेसिकली इन बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ था साइंस कॉलेज में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी आई बिलीव, और वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया। तो उस मोटिवेशन से इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में इनकी कुछ क्लासेस हुई, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और फिर ऑनलाइन ही इनको उनसे गाइडेंस मिली। इससे होता क्या है कि एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा, एक फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करने वाला बच्चा, जो कि इस एग्ज़ाम को समझता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच ही नहीं पाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत नहीं होता। वो सोचता है कि शायद इस एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ना पड़े, बहुत पैसा लगे, क्योंकि इसके फेज भी तो बहुत हैं। पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करना है जिसका सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है। सिलेबस के नाम पे आपको बोल तो दिया जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम आता है वो तो आप जितना पढ़ लो इतना कम है। कहीं से भी उठा के तो सवाल डाल दिया जाता है सिलेबस से रिलेट करके, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। तो पहले आप प्री पढ़ते हैं, प्री के बाद आप मेंस एग्जाम देते हैं जिसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। आयुष का मैं आपको बता दूं कि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी था, और उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। 1-1.5 साल का जो वक्त है ये तो इसी में चला जाता है। और दूसरा, आप अपने स्टेट के जम्मू कश्मीर के हालात भी जानते हैं कि यहाँ पे हर साल तो एग्ज़ाम पहले हो भी नहीं रहा था। अब थैंक्स टू यूटी गवर्नमेंट कि अब हर साल जो है एटलीस्ट एग्ज़ाम तो हो रहा है। तो कोविड का जब एक नेगेटिव इफेक्ट था उससे भी आयुष ने पॉजिटिव इफेक्ट निकाला है। और मैं इस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक ये चीज़ बोलता हूँ कि रोल मॉडल की तरह इनको हर एक बच्चे को देखना चाहिए जो भी एक रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, या वो ऐसा बच्चा कोई भी जिसको इनिशियली लगता है। क्योंकि अभी मेरी इस इंटरव्यू से पहले आयुष से बात हो रही थी, आयुष ने भी मुझे यही बताया कि सर इस जब मुझे ये गाइडेंस मिलना स्टार्ट हुई उससे पहले मुझे भी लगता था कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है और शायद मैं पता नहीं इस एग्ज़ाम के लिए कभी निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। और एक और एस्पेक्ट में बच्चों में देखता हूँ कि ये लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट आता है। हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि शायद उन्हें इंग्लिश आना ही बहुत ज़रूरी है, अगर उनको इंग्लिश नहीं आए तो वो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, इंग्लिश या कोई भी एक लैंग्वेज जो है ये सिर्फ एक जरिया हो सकती है। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी इंटेलिजेंस पे, आपकी मेहनत पे, आपके स्मार्ट वर्क पे। ठीक है, आज की डेट में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है या आपका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। आपको सिर्फ अपनी सोच जो है उसको बुलंद करना है, और कहीं से भी आपको गाइडेंस मिले, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर अगर आपको कहीं से मिलता है जो एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, तो मुझे ये समझता है कि फिर आपका भी सफ़र जो है वो आयुष की तरह बहुत सिंपल हो जाता है। तो मेरा अगला सवाल आयुष से ये है कि आयुष, आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिली? और हर एक इंसान का लाइफ में कोई रोल मॉडल रहता है सर, तो क्या आप इस सब के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? सर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्लब था, जहाँ वर्कशॉप थी, वहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे हम अपनी डेली बेसिस पे अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कई प्रॉब्लम जो हमारे, जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ के लोग काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि शायद मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इनकी एक लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। तो वो भी एक मोटिवेशन रहती थी। उसके बाद जैसे हमारे साइंस कॉलेज के काफ़ी ऑफिसर्स भी निकले वहाँ से, जैसे सुचित्र भैया हो गए या शुभम सर हो गए, तो इनको देख के लगता था कि मैं भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और जैसे भी ऑनलाइन भी आप काफ़ी ऑफिसर्स को देखते हो तो वो भी एक मोटिवेशन का सोर्स हमेशा रहता ही है। तो फोकस के लिए यही था कि जब आप एक बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो तो आप, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद पीजी में एडमिशन नहीं लिया था, तो मेरा ये था कि अगर मैं इसको अच्छे से नहीं करूँगा तो शायद मैं आगे लाइफ में कुछ भी ना कर पाऊँ।
या कुछ ऐसा कर पाऊँ जो मुझे सेटिस्फाई ना कर पाए बाद में, या बाद में कुछ ऐसा रिग्रेट रह जाए कि काश मैं तब पढ़ लिया होता तो आज कहीं अच्छी जगह पे होता। तो वो एक मोटिवेशन का सोर्स रहता था। लेकिन फिर भी अब जैसे अब ये काफ़ी लंबा टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर कुछ ऐसे दिन तो आते ही हैं जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते या आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। तो मैं ऐसा करता था कि टेस्ट लगा लेता था या कुछ ऐसे ब्रेक्स ले लेता था बीच में, जैसे क्रिकेट खेल लिया जैसे मेरी हॉबी भी थी, या फिर मूवीज़ देख ली, या फिर जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था होम ट्यूटर्स, तो वो भी एक रहता था कि थोड़ा मैं फ्लेक्सिबल भी था और जैसे मेरा थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता था और मैं फ्रेशली स्टार्ट करता था फिर। ओके। तो आपका बेसिकली आप बहुत अच्छा चीज़ आपने बताई कि जब भी आपको थोड़ा सा लो फील होता है आप टेस्ट लगा लेते हो। यस सर। तो देखो इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़ लिया है, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप एक टेस्ट लगा लो। यस सर। तो टेस्ट जब भी आप लगाओगे तो उसकी परफॉर्मेंस जब आपको मिलेगी, तो अगर आप मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो आपको एज अ बूस्टर काम आता है, और अगर अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो आपको आगे बढ़ने में, आगे आने में भी आपकी हेल्प करता है। तो आपने बताया कि आप मूवीज़ भी देखते हैं, यस सर। तो क्या आपकी कोई पसंदीदा मूवी है जो आप हमें बताना चाहें? सर जैसे मुझे जैसे आर्मी वाली मूवियाँ जिसमें वो पैट्रियोटिक, वो ज़्यादा मुझे पसंद आती हैं। ओके। जैसे मुझे उड़ी मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उड़ी। हाँ, उड़ी। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है मूवी। वो काफ़ी ग्रेट। पुरानी है, या फिर एक टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट केस करके, जिसमें पैरा एसएफ वो वुमेन वाला बताया गया है। राइट तो राइट वो राइट। भी काफ़ी। बहुत अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हाँ। आप ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह हैं, तो ये भी आपको देखनी चाहिए साथ साथ। ये क्या रहता है, आपका मोमेंटम बना के रखता है हाँ, और आपको बोर नहीं होने देता और मुझे लगता है कि इस पूरी प्रिपरेशन में जितनी आप मेहनत करते हो उतनी ब्रेक्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, है। जो एग्जैक्टली। आपको रिफ्रेश करती हैं। और एग्जैक्टली। जो आप उसके बाद और अच्छे से इनर्जाइज होके प्रिपेयर कर सकते हो अपना। एग्जैक्टली। तो ब्रेक्स लेके पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सस्टेन कर सकते हैं। मैराथन है ये स्प्रिंट नहीं हाँ, है। स्प्रिंट नहीं है। ये बहुत लंबा एग्जाम है, बहुत ये लंबा। एक मैराथन एग्जाम है। तो आयुष, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे आपकी जो कॉलेज लाइफ रही, यस सर। ठीक है, या उससे पहले भी, आप जैसे आपने मुझे बताया कि आपने अपने विलेज में बहुत सारी ऐसे सोशो इकोनॉमिक, तो क्या आप मुझे रियल लाइफ स्ट्रगल बता सकते हैं अपना? कि देखो बाकी आम इंटरव्यू तो होता ही रहता है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट पे आएंगे, वो तो सबके साथ चलता ही रहता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये इंटरव्यू जो भी बच्चा ये देख रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप से इस चीज़ को रिलेट करे। अ, आप क्या अपने रियल लाइफ मुझे स्ट्रगल्स बता सकते हैं कि क्या स्ट्रगल था जो आपने देखे, फेस किए और उनको ओवरकम किया? सर सर जैसे फिफ्थ तक तो मैं अपने विलेज में ही पढ़ा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हमारे विलेज से बाहर वाले एक प्राइवेट स्कूल में हमने एडमिशन करवा दी। तो हमारा विलेज में तब क्या होता था कि कच्चा रास्ता होता था, और जब भी ये मानसून सर्दियाँ बरसात होते तो वो रास्ता बंद हो जाता था। तो हमें क्या करना पड़ता था कि डेली बेसिस पे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और 2 किलोमीटर वापस आना पड़ता था। तो वो 4 किलोमीटर की जर्नी रहती थी डेली बेसिस पे। और हर साल लगातार 2-3 साल ऐसे ही रहता था कि जब भी ये 2 महीने बरसात के आते थे तो वो रास्ता वहाँ से खराब हो जाता था हर टाइम। तो वो एक स्ट्रगल रहती थी। तो उसके बाद जैसे जम्मू में आया मैं 11वीं-12वीं के लिए, तो वहाँ यहाँ पे भी आके रेंट में रहना या ऐसी जो दिक्कतें होती थी। लेकिन ये जो होती है ये आपको पुश भी करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र ना कर पाएँ जो आपने करा हुआ है। और ये चीज़ें मुझे मोटिवेट भी करती रही हैं लगातार हार्ड वर्क करने एग्जैक्टली। के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये तो मुझे लगता है कि हमारे रूरल बैकग्राउंड का ये कॉमन इशू है कि यस सर। जो रास्ते हैं ये आज तक भी नहीं बन पाए हैं। यस तो सर। आई होप कि आप जब अभी तहसीलदार लगो, यस सर। तो आप इन सब चीज़ों को कैटर करो, यस। ताकि आपने जो फेस किया यस ये सर। आने वाली जनरेशन यस ना। सर। आयुष, मेरा एक और सवाल है कि यस। जैसे ये उन बच्चों के लिए है, जैसे आप साइंस कॉलेज में पढ़ रहे हो। साइंस कॉलेज तो हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत जाना माना कॉलेज है, सर। और मेरे भी बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जो साइंस कॉलेज से पढ़ के आज की डेट में आई एस भी लगे हैं, जेकेएस भी लगे हुए हैं। यस। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप अपनी क्लास के बच्चे थे, ठीक है, यस सर। तो आई बिलीव कि आपकी क्लास में आप ही होंगे यस। जिन्होंने इस साल हाँ। ये जो है यस ये सर। क्लियर किया है। यस, मेरा एक फ्रेंड और था जिसने मेंस लिखा था, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, यस राइट? सर। यस तो ऐसी क्या वजह है सर। कि, एक दूसरी बात तो ये कि आपने तैयारी मतलब पढ़ते पढ़ते ही अपनी तैयारी जो है ये स्टार्ट कर दी थी थर्ड सेमेस्टर यस से। सर। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्या डिफरेंस है आप में और बाकी बच्चों में? और जो बाकी बच्चे थे उनका इंटरेस्ट कहाँ रहता था? ये इसलिए है कि जो बाकी बच्चे आज की डेट में जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे, या फिर उनको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा सा उस तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने ऑब्जर्व करी? सर मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि साइंस कॉलेज में काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं,
राइट। सब अच्छे पढ़ने वाले होते हैं। और मेनली क्या होता है कि जैसे मुझे गाइडेंस मिल गई, हम्म। और हर एक बच्चे का एक अलग इंटरेस्ट रहता है, कुछ पीजी में चले गए या कुछ और करने लगे। तो जो बच्चे भी ये सिविल्स की प्रिपरेशन तब हमारे साथ स्टार्ट करी वो अभी भी कर रहे हैं। ओके। तो मेनली वही होता है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं इस प्रिपरेशन में और कितना खुद को ट्रस्ट करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक डिफरेंस बनाती है। और अगर बाकी बच्चों का बोलूँ तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे CDS FCAT वो काफ़ी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने नेट भी क्लियर कर लिया अभी। तो मुझे लगता है सभी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया हूँ। और बाकी जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी जहाँ पे मेहनत करें, मुझे लगा वहाँ भी वो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे अच्छा। वेरी गुड। तो जो आपके फ्रेंड्स थे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आपके साथ, यस और कहीं ना कहीं आपने हर स्टेप पे मतलब एक टारगेट जो था वो अपना अचीव किया, सर। और आज की डेट में आप ये तीनों जो फेजेस ऑफ एग्ज़ाम है इसमें आप पार करके आए हो। सर। तो क्या आप कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो, ये बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए चाहता हूँ जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। यस सर। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व करी है उन बच्चों के लिए, कोई मैसेज है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, चाहे मतलब उनका प्रीलिम्स नहीं निकला किसी वजह से, या मेंस में नहीं निकाल पाए, या फिर इंटरव्यू में ओवरऑल प्रोसेस, या कहीं तो बेसिकली वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आते भी हैं ऐसे एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ पता नहीं आता, समझ नहीं आता, 2-3 महीने तैयारी करके फिर वो गायब हो जाते हैं। तो उस टाइप से अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे बच्चों को। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। हम्म। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम एस्पेरेंट वो बिलीव नहीं ला पाते अपने अंदर। और सेकंड सर, मेनली आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी कंसिस्टेंट रन देना पड़ता है। एग्जैक्टली। जैसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और जैसे हम BSc के ग्रेजुएट है तो हमारे लिए थोड़ा स्कोप भी कम रहता है ऐसे टेक्निकल फील्ड में। तो राइट। आपको वो थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि अगर मैंने मास्टर्स नहीं की तो क्या होगा, लाइक अगर हायर स्टडीज़ की तरफ ना गया। तो मुझे लगता है कि आप कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें, अपनी जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहें और अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें, तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे इसमें। और जो भी आपके अगर फेलियर्स हो रहे हैं प्रीलिम्स या मेंस में नहीं हो रहा है या इंटरव्यू में नहीं हो रहा, तो आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करके अगली बार फिर अच्छे एफर्ट से अच्छी मेहनत से करें, तो मुझे लगता है कि आप क्लियर कर ले जाएंगे। अगर नहीं होता है तब भी आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तो हो गई कॉन्टीन्यूटी और दूसरी सेल्फ लर्निंग। ठीक है, तो आपको सेल्फ लर्निंग, अपनी चीज़ें जो आपकी गलतियां हैं उनसे आप सीख के आगे बढ़ें। तो ये मुझे एक पॉइंट लगता है कि जो कि आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर का युवा है उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक मेरा आपसे और सवाल है कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली JKSSB के भी एग्जाम्स आए हैं। यस सर। तो जैसे आप भी उस टाइम प्रिपेयर कर ही रहे होगे जब ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सर। सब इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। सर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा KS की तैयारी कर रहा है, इन बिटवीन JKSSB का एग्जाम आ जाता है। यस सर। तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि बड़े सारे बच्चे जो थे उन्होंने अपनी तैयारी यहाँ से शिफ्ट करके JKSSB में ले। वो सोचता है, बच्चा एक सोचता है, जैसे आपने बताया कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगता है, कोई कहीं का चला जाता है, और आपने बताया कि जैसे BSc में आगे इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं रहता यस है अलग अलग जम्मू में फिलहाल इस वक्त। यस तो जो बच्चे JKSSB की तैयारी करने लग पड़े थे लेकिन बीच में वो हमने देखा कि वो एग्जाम भी डिले हो गए, यस सर। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो शायद यहाँ से भी कुछ नंबरों से रह गए और वहां से भी कुछ नंबरों से रह गए हैं, और बहुत सारे ऐसे डिलेमा में बच्चे हैं। यस सर। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है कि अब इस स्टेज पे आके उनके लिए कोई संदेश है, कोई मैसेज है कि वो कैसे आगे बढ़े, यहाँ पे वो क्या करें, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको करें। सर जैसे जब आपने बोला कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब भी बीच में जैसे JKPSC का एग्ज़ाम आया था, तो मेरा ये क्लियर था कि मैं कुछ साल अपनी लाइफ के JKS या UPSC में देने वाला हूँ। तो एग्जैक्ट इसमें कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। एग्जैक्ट। और जब वो JKPSC JKSSB का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें काफ़ी ओवरलैपिंग है। तो मैंने भी JKPSI का एग्ज़ाम दिया था और बिना उसको स्पेसिफिक उसकी तरफ जाए दिया था, मतलब एग्ज़ाम तो दे दिया था लेकिन उसमें भी JKS के टॉपिक्स थे, तो मैंने राइट। उसको ऐसे जाके दे दिया था वो। और JKS भी इजी ही पूछती है। तो मुझे लगता है कि मेनली अगर आपने सोचा है कि आप ये JKS या UPSC देने वाले हो, तो आप सोच लीजिए कि मैं इतनी देर तक या 2-3 अटेम्प्ट मैं यहाँ पे दूंगा। और मुझे लगता है आप डिस्ट्रैक्ट ना होइए JKSSB को एग्जाम को देखकर। अगर आपने सोचा है, आपकी विल पावर है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा यहाँ पे और यहीं पे एफर्ट्स डालने होंगे आपके, तभी यहाँ पे आप कर सकते हो। और JKSSB मुझे लगता है अगर आपकी, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो लाइफ में। तो अगर आप छोटे हो, जैसे मैं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे लगता है कि आप स्टार्टिंग के अपने 2-3 साल अगर आपने सोचा कि ये एग्ज़ाम करना है तो आप यहाँ पे दीजिए। और पैरेलली अगर JKSSB की एग्ज़ाम भी आप देते रहिए, पर अटेंशन बिल्कुल यहाँ वहाँ पे फोकस करना मुझे लगता है सही नहीं है। रेस्ट आपकी कॉल है, आप क्या करना चाहते हो। कि तो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है आयुष का,
कि इनका कहना ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो आप एक बार ठान ले रहे हो ना, उस पे कंसिस्टेंट रहो। अगर आपने ठान लिया है कि मैंने जेकेएस या यूपीएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करनी है, तो फिर आप अपना टाइम, अपना जो आपकी जो लाइफ है, उसमें से कोई चंद अपने जो 1-2 साल हैं, वो उस एग्ज़ाम को आप दे दो। देखो मिनिमम 2 साल तो लगते ही हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में। तो अब 2 साल यहीं पे अपने फ़ोकस जो है वो रखो। वो एग्ज़ाम भी आप देते चलो। लास्ट में आके आप स्विच कर सकते हो, जैसे एग्ज़ाम से महीना पहले, 15 दिन पहले आप देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सारा ओवरलैपिंग है। हाँ। तो जो ओवरलैपिंग सिलेबस नहीं है, वो आप वहाँ चले जाइए। तो जैसा कि आयुष ने बताया भी कि वहाँ पे भी जो टॉपर्स आते हैं वो मोस्टली वो लोग इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई केएस। तो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, बहुत अच्छा मैसेज है। तो आयुष आगे बढ़ते हैं, यस सर। और मैं अब चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी, अपनी रिसोर्सेस, अपनी बुक लिस्ट। क्या क्या आपने इस एग्ज़ाम के अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे GS1 GS2, आपने किस तरीके से, आपकी क्या रिसोर्सेज थे, कैसे किया, उस बारे में बच्चों को। सर मेरे जो रिसोर्सेज थे वो लगभग कॉमन ही रहे हैं, जो हर टॉपर्स ने बताया होगा किसी न किसी इंटरव्यू में। जैसे सर पॉलिटी के लिए मैंने भी लक्ष्मीकांत रेफर करी थी। सर हिस्ट्री के लिए मैंने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह की एक बुक आती है वो पढ़ी थी। और एथिक्स के लिए मैंने अतुल गर्ग करके एक बुक आती है वो पढ़ी थी। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी। और मेंस के लिए मैं स्पेसिफिकली क्या करता था कि जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे टर्म्स, जैसे कम्युनलिज्म हो गया, जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज हो गया इन डेमोक्रेसी, जो ऐसे टॉपिक्स थे वो मैं इंटरनेट पे सर्च करके आगे यूपीएससी लिख के वहाँ पे देखता था, और 2-3 साइट से वो अपने नोट्स बना लेता था, हैंड रिटन नोट्स, जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं या 1-2 लाइनों के, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, तो वो मैंने वैसे कर लिया था। और सेकुलरिज्म टर्म हो गई, या जैसे ज्योग्राफी मैंने करी थी, सिर्फ एनसीईआरटीज करी थी। और एक मुन्नाल की रजनी दनील मैम है, उनकी वीडियोस देखी थी और वहाँ से नोट डाउन कर लिया था, नोट्स बना लिए थे वहाँ से। तो वो मैंने वहाँ से करा था। और जब मेंस आया था तो मैंने मेंस 365 विजन की जो आती है वो रेफर करी थी, और सोशल इश्यूज मैंने वहाँ से प्रिपेयर करे थे। और बाकी मैं, जैसे मैंने सर को बताया था, मैं थोड़ा डाटा और ये फैक्ट में थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो मैं क्या करता था कि जैसे न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट आ रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई आ गया, कोई फैक्ट आ गया, तो मैं क्या करता था, मैंने एक कॉपी बना रखी थी, जैसे अलग अलग लिख लिया उस पर, क्लाइमेट चेंज पे है, जैसे वुमेन पे कोई इशू है, तो मैंने नोट डाउन कर लेता था। और जैसे ही मेंस आए मैंने वहाँ पे वो रख लिए थे। और मैं आंसर्स में वो करता था कि ज़्यादा फैक्ट डाल पाऊँ, ज़्यादा कोई रिपोर्ट्स डाल पाऊँ, जैसे कमीशन की रिपोर्ट होगी, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। और जैसे एथिक्स में आप देखते हो सर, एग्जाम्पल्स का काफ़ी रोल रहता है। एग्जैक्ट। तो न्यूज़पेपर्स में हमें डेली एथिकल एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाती हैं, तो मैं वो भी नोट डाउन कर लेता था, जो कि मुझे काफ़ी ईजी हो गया था फिर एथिक्स में वो डालने में। ठीक है, वेरी गुड। तो आयुष, क्या आपने अपनी ये जो जीएस की स्ट्रेटजी थी, क्या इसमें आपने प्रायोरिटाइज किए थे कुछ सब्जेक्ट्स? यस सर। सर जैसे मैं हिस्ट्री में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, तो मैंने जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग्स थे। और जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इनमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं इनकी आंसर राइटिंग भी करता रहता था। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का आप देखेंगे तो कि हिंदू में लगभग ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई एडिटोरियल आपको मिल जाता है। तो मैं क्या करता था कि वाईजूस CNA आता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस, तो वहाँ पे अगर आप उसको खोलोगे तो आपको एंड में जो एडिटोरियल उस दिन आया होगा उसके रिलेटेड एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन दे देते। हाँ, तो मैं वो लिख लेता था डेली बेसिस पे। और अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता था कि जो मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मैं पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता था। और जैसे हिस्ट्री हो गया, या एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, यहाँ पे मुझे लगता था कि ये मुझे थोड़े बोरिंग लगते थे, तो मैंने इनको ऐसे टारगेट बना लेता था कि मैं इनको इतने दिन में इतने पेज पढ़ लूँगा डेली बेसिस पे। तो मैं इनको उस तरीके से प्रिपेयर करता था। और जो टॉपिक्स मुझे लगते थे कि मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं कोशिश करता कि उनके PYQs देखूँ, या कोई टेस्ट सीरीज उठाई तो वो देखूँ कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं, तो मेनली वहाँ से मैं प्रिपेयर कर लेता था उनके आंसर्स, मॉडल आंसर्स। बहुत अच्छी बात है। जनरली मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि GS1, GS2, GS3, यस सर। जो कि हमारे प्रीलिम से काफ़ी ओवरलैप करते हैं, यस सर। बच्चे इन पे ज़्यादा टाइम लगा जाते हैं यस। और एथिक्स और ऐसे को इग्नोर करते हैं। यस सर। तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? सर मुझे लगता है कि एथिक्स और ऐसे मेंस में सबसे इजी है क्रैक करने में, क्योंकि इन दोनों एग्जाम पेपर्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आप एथिक्स की अच्छी बुक पढ़ रहे हो, आपने केस स्टडीज़ को क्रैक कर लिया कि कैसे लिखना है, आपने अगर एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर रखी हैं, तो आपका एथिक्स बहुत अच्छा जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती अगर आपने इसके 3-4 मॉक लगा लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप टॉपर्स की वो मार्कशीट्स भी उठाएंगे,
तो मेनली रैंक जो आता है वो एस से एथिक्स और ऑप्शनल ही बनाता है। एग्जैक्टली। और जीएस में अगर आप देखोगे जीएस 1 2 3 सबके नंबर ऑलमोस्ट लगभग इक्वलेंट सेम होता रहते है, हैं। इक्वलेंट और रहता ऑप्शनल है। तो मुझे लगता है कि एस से और एथिक्स और ऑप्शनल मेंस में ये अगर तो आपके बेसिकली इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप होल्ड बना रहे हो हाँ, तो मुझे लग रहा है आप अच्छा करोगे मेंस में। एग्जैक्टली। और क्योंकि जीएस में इतना कुछ है पढ़ने को, उसमें आप हर चीज़ तो कवर नहीं कर पाओगे नहीं कर सकते। अच्छे से पढ़ के भी। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से अपना व्यू पॉइंट दिया। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे कि आयुष का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहता है कि बेसिकली हमारा 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है और इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, दोनों 250 मार्क्स ईच। ठीक है। तो आयुष का जो ऑप्शनल था ये एंथ्रोपोलॉजी था। Yes. ठीक है। और हम जानते हैं कि आज की डेट में जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है इसका सिलेबस भी कम है और काफ़ी कम टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी आंसर राइटिंग वगैरह करना भी बहुत ईजी है। तो मैं पहला तो जानना चाहता हूँ आयुष से कि आयुष ने एंथ्रोपोलॉजी ही स्पेसिफिकली क्यों चुना, और दूसरा कैसे एंथ्रोपोलॉजी ने आपको हेल्प किया आज की डेट में ये एग्ज़ाम क्रैक करने में। सर सबसे पहले जब मैं ये प्रेपरेशन स्टार्ट करा तो मैं अलग अलग ऑप्शंस को देख रहा था। जैसे मेरे कोर सब्जेक्ट जो थे वो थे बॉटनी, zoology और केमिस्ट्री। और जब मैंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस है नहीं। अगर आप बॉटनी में देखोगे, zoology में। तो उसके बाद जब मैं सर्च करने लगा तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक तो एवोल्यूशन जो हम zoology में पढ़ते थे और बायो वाला काफ़ी पोर्शन इसमें आ रहा है। और सेकंड सर इसका सिलेबस भी काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी सिलेक्शंस भी हो रही हैं। और जब मैंने इसको पढ़ा, जब वो कल्चर वाला पर्सपेक्टिव था, ट्राइब्स थी, और जैसे हमारा हिंदू वाला वो जो पुरुषार्थ था, वो आश्रम्स थे, तो वो उन चीज़ों ने भी मुझे काफ़ी एक्साइट किया और तो ये मैंने चुना। और सेकंड सर इसने ये जो है ये आप में एक जो जब आप पढ़ते हो, जैसे आपने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, जब आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हो, तो एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या होता है कि आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो उनको लेके। आपको लगता है कि अभी भी एक सेगमेंट जो है वो काफ़ी पीछे हैं। और जो कल्चर रिलेटिविज्म वाला जो कंसेप्ट है वो आपको बनाता है कि कैसे आप वो टॉलरेंट हो सकते हो हर चीज़ को लेके। और सेकंड सर एंथ्रोपोलॉजी मुझे लगता है कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा प्रिपरेशन की तो ये काफ़ी लिमिटेड सिलेबस था और मुझे इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा कम टाइम लगा कंपेटिवली अगर मैं कोई और ऑप्शन लेता जैसे PSIR। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जल्दी कर पाया मैं इसको लेके ऑप्शनल को। वेरी गुड। यस सर। तो हमें एक चीज़ और हमारे बच्चों को बता दीजिए कि आंसर राइटिंग का क्या रहता है, क्या आंसर राइटिंग बच्चों को करनी चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सर जैसे मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि मुझे कितना आता है। लाइक आप अगर आप आंसर राइटिंग में अच्छे से अपने थॉट्स को या अपने जो आर्गूमेंट्स को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे या आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पा रहे कि क्या पूछना चाह रहा है, तो फिर आपकी वो जो नॉलेज है वो उसको नहीं दिख रही, क्योंकि वो आपको इवेल्युएट कर रहा है आपके पेपर्स को देख के। तो मुझे लगता है कि आपको जैसे आंसर्स में होता है कि कुछ टर्म्स होती हैं लास्ट में दी हुई, एक्सप्लेन या ऐसे क्रिटिकली एनालाइज। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे मैंने सर ने बताया कि मैं स्टूडेंट IAS कोचिंग क्लब से इनरोल किया था, तो हमारे में क्या हुआ था कि जैसे कोविड आया तो शुभम सर ने क्या किया था कि एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था आंसर राइटिंग का, जिसके डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में 2 क्वेश्चन आ जाते थे तो हम लिखते थे। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस पर आपने आंसर लिखा तो एक तो आप सोचते हो और एक आप आंसर लिखने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस भी करते हो, आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। और जब अगर आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपने आंसर लिख लिया, जब आप आंसर लिखते हो तो थोड़ी चीज़ें सर्च भी करते हो। और तो अगर आप ऐसे 2 साल लगातार लिख रहे हो तो क्या होता है कि जब आप फाइनल एग्जाम में होते हो तो आपको पता होता है कि आपको कैसे करना है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जीएस में जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन अगर आपने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको क्या होता है कि आप उसको लिख सकते हो आर्टिकुलेट करके अच्छे से। आर्टिकुलेट कर सकते। यस सर। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं Yes, कि जो कॉमन रहते हैं, उनको कर सकते। बहुत अच्छा है। तो फर्दर इसके बाद जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का है, यस सर। तो इंटरव्यू में बच्चों को बताइए कि जो इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके जो मॉक्स हैं वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस हैं, और आपका क्या खुद का आपका क्या एक्सपीरियंस है उस बारे में बच्चों को। सर जैसे मैंने सबसे पहले जब मैंने इंटरव्यू के पहले मुझे भी पता था कैसे करना है। जैसे जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था मैंने आपका सेशन देखा था टेलीग्राम पे। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे 2 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है। एक तो आपका बैकग्राउंड और दूसरा जिसमें आपने ग्रेजुएशन या PG कर रखी है
और तीसरा आपको ऑप्शनल अपना, ये आपका अच्छा होना चाहिए, और चौथा आपका हॉबी। मतलब आपको एक तो डेफ अच्छे से करना है और दूसरा ऑप्शनल अच्छे से करना है, और जो भी करंट में चल रहा है मेनली यहीं से क्वेश्चन रिवॉल्व होते हैं, इसी के अराउंड। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैंने क्या किया था पर्सनली कि जैसे मेरी हॉबी थी टीचिंग चिल्ड्रन और प्लेइंग क्रिकेट, एक तो मैंने जो भी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट थी वो सभी उठाई। मैंने देखा कि टीचिंग चिल्ड्रन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्रिकेट पे क्या क्या पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी का, जैसे सर ने बताया था अपने उस दिन सेशन में, तो मैंने चैट जीपीटी पे मैं लिख देता था कि इस टॉपिक के अराउंड प्रोबेबल क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो वहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाती थी, तो मैं उनके आंसर बना लेता था एक तो। और जैसे डेली बेसिस पे अगर जो आपने जेकेएस में देखा होगा कि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे, तो आप वो भी ट्रांसक्रिप्ट देखिए। और इंटरव्यू मुझे लगता है ऐसे एक जस्ट एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपकी वो नॉलेज कोई ऐसी चेक करें। मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे अगर कोई ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप नहीं भी बता पा रहे, मान लो आपने 2-3 क्वेश्चन नहीं बताए, मुझे नहीं लगता उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मेनली यही होता है कि आप वो 2-3 क्वेश्चन नहीं बता के आप खुद को कैसे कॉन्फिडेंट रख रहे हो वहाँ पे, वो चीज़ मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। यस बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ हम और देखते हैं बच्चों के माइंड में रहता है, एक जनरल इशू है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। सर, यस सर, हमारे पास आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कमी तो नहीं है, यस यस लेकिन ओवरलोड, एक्सेस बहुत ज़्यादा है। यस सर, तो आपने भी ये फेस किया होगा, यस सर। तो इससे कैसे कैटर किया जाए? सर, जब मैंने भी प्रिपरेशन शुरू की थी, जब जैसे बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में होते हैं, हाँ। तो वो हर एक वो पीडीएफ आ रही होती है हर एक अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो हर एक को लगता है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपने रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे। और जैसे आपने कुछ अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सोच लिया कि मैं यहाँ से पढ़ूंगा, तो आप उसको रखिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, और आप PYQs लगाइए, ताकि आपको पता चले कि जो आपने रिसोर्सेज पढ़ा अगर आपको उसमें कुछ मिसिंग है तो आप उस चीज़ को पूरा कर पाएँ। और मुझे लगता है कि PYQs जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, कि आप कैसे पढ़ना है और कैसे करना है उस टॉपिक को। तो मुझे वो चीज़ लगती है, और ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। मुझे लगता है कि रिवीजन इज़ द की इन दिस एग्जाम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं और आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर वो क्या होता है कि आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे, और अच्छे तरीके से ना तो प्री में कर पाओगे और ना मेंस में प्रेजेंट कर पाओगे। तो मेरा यही फोकस रहता था कि मैंने मेरे जो भी रिसोर्सेज थे मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करा था। एक बार अगर एक रिसोर्स, अगर कोई ऐसा टॉपिक मुझे दिख रहा है जो मेरे रिसोर्सेज में नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पढ़ लेता था। नेट पे सर्च करके या 2-3 साइट्स पे देख लेते, जैसे दृष्टि हो गया, विजन हो गया, या और कोई हो गया, बाजीराम हो गया, तो मैं वहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेता था, तो मैं उसको ऐसे कर लेता था। ठीक है, वेरी गुड। तो लास्ट में अब प्रज्ञान से आपको क्या हेल्प मिली? प्रज्ञान, या जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, यस सर, एक टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए रिगार्डिंग केएस इंटरव्यू, यस सर, तो आपको खुद से मतलब क्या आपको कोई बेनिफिट हुआ? Yes, या अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ तो आप चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी जाने कि कल को नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी ज्वाइन करें, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने मॉक इंटरव्यूज़ का, प्लस आपको हमारे जो टेलीग्राम या यूट्यूब पे जो भी हमसे गाइडेंस मिली है उसके रिगार्डिंग। सर सबसे पहले तो जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था उसी दिन सर ने सेशन कंडक्ट किया था। हाँ। सर ने पहले तो सबसे पहले टैब बनना सिखाया था। सबसे पहले सर ने बताया था कि हाउस वाइफ नहीं लिखना, होम मेकर लिखना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जैसे सर ने बताया था कि चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो इसमें। और जब मैं सर के पास यहाँ पे मॉक देने आया था, तो सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि आपका वो सीटिंग पोजीशन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, या आप कैसे थोड़ा लाउडली बोल सकते थे, क्योंकि मैं तब थोड़ा धीरे बोल रहा था। और भी जो इंसाइट्स थी वो काफ़ी हेल्प करी थी, जो मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करी थी। और सर का जो ग्रुप था, जो इंटरव्यू गाइडेंस करके एक टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी सर ने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह शेयर करी थी। जैसे लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे, जैसे मेगा मैम होगी या रजत सर हो गए, उन्होंने भी अपनी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था। और जो इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ मिथ थे, जैसे लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो भी वहाँ पे क्लैरिटी मिली थी। और जो भी डाउट्स थे हम वहाँ पे पूछते थे, तो वो एक काफ़ी हेल्पफुल रहा था। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो अब जाते जाते बच्चों, मेरा एक आपसे लास्ट सवाल है। सवाल नहीं है ये बेसिकली आने वाली जनरेशन के लिए है यस सर। कि अब आप एक केएस ऑफिसर बन गए हो, तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी से जो हमने लिया होता है, Yes, तो sir. हमारा ये रहता है कि हम सोसाइटी को गिव बैक करें। यस सर। तो अब हमें ये बताइए कि आप अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में
यस सर। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, यस सर। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपने माइंड में सोच रखी हैं कि जब मैं एक ऑफिसर बनूंगा तो मैं ये चीज़ें करूंगा जिससे हमारे आने वाले जो यूथ है यस सर। उसको कुछ एडवांटेज मिले, कुछ हमारी जो सोसाइटी है, जैसे आपने बताया कि आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है तो Yes. उसमें एक कल्चर रिलेटिविज्म का एस्पेक्ट रहता है, सर। प्लस आपकी फैमिली, प्लस आपका जो विलेज है, आपके आसपास के छोटे बड़े आपके जितने भी हैं, यस सर। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा सोसाइटी के लिए, यस सर। उसके बारे में आप हमारे बच्चों को बताएं। सर मुझे लगता है कि जो भी अभी जो मेन जर्नी जो है वो अभी स्टार्ट हुई थी, ये तो प्रेपरेशन वाला एक जस्ट एक फेज था जो निकल गया। राइट। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरी एबिलिटीज़ हैं मैं उसके जो बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। जैसे हमारी जो भी सोसाइटीज़ में इशू है, जैसे करप्शन का इशू है एक तो, और जो भी रूरल अभी भी बैकग्राउंड पीपल हैं, जैसे एजुकेशन का इशू है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के लिए एक तो ऑफिस में जाना कन्वीनियंस करूँगा। जो भी लोग जाते हैं, कई मैंने कुछ लोगों को देखता हूँ कि एक सिंपल सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लोगों को महीनों लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जहाँ पे भी मैं सर्व करूँगा मैं वो चीज़ें लोगों के लिए सिंपल करूँगा, और लोगों को लगेगा कि ऑफिस में जाना, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिव है, और वो मैं कोशिश करूँगा उसको करने की। और सर जैसे आपने बोला कि अगले 5 सालों में, तो सर मेरा यही कंट्रीब्यूशन रहेगा कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, जो भी मेरी एबिलिटीज़ हैं, जो भी मैंने नॉलेज गेन करी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ एक बेटर डायरेक्शन में। सोसाइटी को कोशिश करूँगी कि एक बेटर डायरेक्शन में ले पाऊँ, और जो यूथ है उनको मोटिवेट कर पाऊँ, कैसे वो मेहनत करें, जिस भी फील्ड में वो हैं उनको एक डायरेक्शन दे पाऊँ। अगर कोई सिविल सर्विसेज में है तो ये मेरा रहेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आयुष की व्यूज़ सोच के सुन के हमें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो आयुष से इंस्पिरेशन ले। जितने छोटे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन्स ली है, जिनका गोल है सिविल सर्विसेज, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो केएएस हो, या फिर जो बाकी एग्ज़ाम्स हमारे जैसे जेकेएसएसबी वगैरह के एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो कि हर एक बच्चे का रहता ही है कि उसे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो वो लोग, आप लोग जो हैं वो आज आयुष का ये इंटरव्यू देख के, आई बिलीव कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो धरती है ये आयुष जैसे और ऑफिसर्स पैदा करें, जिनमें एक जज्बा हो लोगों की हेल्प करने की। और इसी के साथ मैं आयुष को दोबारा से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू और सर, मुझे आयुष आपने वेरी मच हमारे पास अपॉर्चुनिटी आने दी के लिए। यहाँ पे बैठने थैंक की, यू मुझे वेरी अपना इस मच। काबिल समझा। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू।